ऐसा प्रेम कहाँ। तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझसे ये बात छुपाने का। रमेश पर सबसे पहला मेरा हक है, समझे तुम? ये दुनिया गोल है, और अगर ये गोल है तो इसके सारे रास्ते आके किसी एक ही जगह पर मिलते हैं। काकी साफ साफ बताइए, बॉडी कहाँ गई है? बेटा यही तो नहीं पता कि हेम घर छोड़ के कहाँ चली गई। क्या? बारी, मैं चाहती हूँ कि तुम सुशीला को तलाश करने में मेरी मदद करो। शायद मैं तब अपने आप को थोड़ा माफ कर पाऊँ। मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ या कहीं पे भी जाके मरूँ, तुम्हें क्या लेना देना है? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? हाँ, इसलिए ये फोन करके मेरी केयर करने का नाटक बंद करो। समझ में आई? डॉक्टर साहब घर जाइए, मैं आज रात को यहीं पे रुकूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर महेश कि आज रात आप यहीं रुक रहे हैं। आज रात आपसे फुर्सत से बात होगी। इंस्पेक्टर मान, आप आइए, बैठिए प्लीज। कैसे आना हुआ? पानी लीजिए प्लीज। एक बात जानते हैं डॉक्टर महेश, मेरा और आपका काम कुछ एक ही जैसा है। आप लोगों के शरीर में फैली हुई गंदगियां दूर करते हैं और मैं इस समाज में फैली हुई गंदगियां। काम तो हम दोनों का सफाई का ही है, लेकिन आजकल आप हाथ की सफाई भी करने लगे। मैं कुछ समझा नहीं। समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूं कि आपने इतनी बड़ी जानकारी हमसे क्यों छुपाई। आप क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? प्लीज साफ साफ कहिए। कुछ दिन पहले आपके क्लिनिक में एक संदिग्ध अपराधी आया था, जिसकी खबर आपने पुलिस को देना भी जरूरी नहीं समझा। इस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं उस कैदी की बात कर रहा हूं जो जेल से भागा था, और उसका नाम रंगराज था। और भागने के दौरान वो काफी घायल भी हुआ था, और वो अपना इलाज कराने आपके क्लिनिक में ही आया था। सॉरी, क्या नाम लिया आपने? रंगराज किसी देवी का पति है। मुझे लगता है इंस्पेक्टर साहब कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जहां तक मुझे खबर मिली है, वो शख्स रंगराज ही था। इंस्पेक्टर साहब, उसका नाम रंगराज था या नहीं था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस रंगराज की बात आप कर रहे हैं, एक अपराधी, वो मेरा मरीज कभी नहीं था। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इंस्पेक्टर साहब के जिस रंगराज की बात आप कर रहे हैं, उसका चेहरा मैं कभी भूल नहीं सकता। बड़े ही कड़वे अनुभव है मेरे उसके साथ। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ बातें समझाने की नहीं होती इंस्पेक्टर साहब, वो वक्त के साथ अपने आप सामने आ जाता है। और जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद जरूर आपको ये बताऊंगा कि रंगराज के साथ मेरा क्या नाता है। फिलहाल जिस इंसान की बात आप कर रहे हैं वो रंगराज नहीं हो सकता। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मतलब? देखिए इंस्पेक्टर साहब, एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपने मरीज को पहले इंसान की नजर से देखता हूँ, उसके बाद एक अपराधी या संदिग्ध की नजर से। जिस इंसान की बात आप कर रहे हैं जो कुछ दिन पहले मेरे क्लिनिक में भर्ती हुआ था, वो रंगराज नहीं हो सकता, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। हाँ, मेरे क्लिनिक के बाहर कुछ दिन पहले रंगराज नाम का एक आदमी बेहोश जरूर हुआ था, जिसका मैंने इलाज किया था। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ इस समाज के आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से आपको इस बात की खबर पहले पुलिस को देनी चाहिए थी? इंस्पेक्टर साहब, मैं ये नहीं जानता था कि वो अपराधी है या नहीं। जितना मैं उसे जान पाया, मुझे तो सिर्फ यही पता चला कि वो इंसान एक हालात का मारा हुआ था। हालात के मारे तो हम सब हैं डॉक्टर महेश। कोई भी आदमी पेट से गुंडा या मवाली नहीं पैदा होता, हालात उसे मजबूर करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चीजों को अपना पेशा बना लेते हैं, और उनमें से ही एक था रंगराज। इंस्पेक्टर साहब, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो इंसान एक क्रिमिनल हो सकता है। आपको पता है डॉक्टर महेश, मैं चाहूं आपकी इस गलती के लिए मैं आप पर केस भी चला सकता हूं, और मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे।
आपके इस खूबसूरत से क्लिनिक को ताला लगाने में, और उसके बाद आपके इज्जत के जो परखच्चे उड़ेंगे वो अलग से। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, क्योंकि उस इंसान के शरीर पर जो घाव के निशान थे उन्हें देखकर लगता था कि उसके साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है। मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि वो एक क्रिमिनल था। देखिए डॉक्टर महेश, मेरी आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, और ना ही मेरी आदत है कि मैं पुरानी बातों को पकड़कर बैठूं। लेकिन हाँ, मैं गड़े मुर्दों को तभी उखाड़ता हूं जब उस मुर्दे से मुझे कोई सुराग मिलने वाला हो। जी हाँ, मैं आपकी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूं। अगर आप मुझे बता सकें कि उस इंसान का हुलिया कैसा था, वो दिखने में कैसा था। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको फिर से एक बात कहूंगा कि अगर उस आदमी का नाम ऋगराज था भी, तब भी महज ये एक इत्तेफाक ही होगा। मुझे नहीं लगता कि ये एक इत्तेफाक था, और अगर मैं ऐसा मान भी लूं तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उसको किस तरह की चोटें लगी हुई थी? जी हाँ, उसके दोनों हाथों और पैरों पर रस्सियों से बांधे जाने के निशान थे। उसके सर पर और पैर पर बहुत ही गहरी चोट आई हुई थी। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। ऐसे लगता था उसे कई दिनों से बांध के रखा गया है। और मैं पुलिस को कंप्लेंट करने ही वाला था, मगर क्या डॉक्टर महेश? मगर जब उसने मुझे अपने बीते हुए कल के बारे में बताया, अपने परिवार के बारे में बताया, तो मुझे लगा कि उसको पुलिस के हवाले करने से पहले मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन एक दिन अचानक वो यहाँ से कहाँ गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मगर आपको नहीं लगता कि आपने ये बात पुलिस से छुपाकर इस समाज को एक और गुंडा दे दिया है? और उसके मंसूबे क्या हैं, हम तो ये भी नहीं जानते। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी चूक हुई है, लेकिन मैं आपकी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी कैसी मदद कर सकते हैं डॉक्टर महेश? एक सेकंड। उसने जाने से पहले मेरे नाम पे एक खत लिखा था। देखिए, अगर ये आपके किसी काम आ सकता है तो। देखिए, हम सब इंसान हैं डॉक्टर महेश, और गलतियां इंसान से ही होती हैं। इसलिए मैं इस गलती को आपकी पहली गलती समझकर नजरअंदाज करता हूं। थैंक यू। लेकिन हाँ, उम्मीद करता हूं कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। जी बिल्कुल। वैसे मान सिंह राठौर की तीसरी आंख हमेशा आप पर नजर रखी हुई है, तो मुझे ये चिट्ठी रखनी होगी। जी बिल्कुल। खैर, थैंक्स डॉक्टर महेश। हो सकता है मुझे आगे भी आपकी जरूरत पड़े, और मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारा साथ देंगे। जी हाँ, थैंक यू। जी मैडम जी, आपने जैसा कहा था देवी जी ने ठीक वैसे ही रिएक्ट किया। परसों से आपका नमक खाया है तो कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना। मैडम जी, मैंने आनंदो बाबू की बेटी हेम बीबी को ये बात बता दी कि रोमेश बाबू इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसकी रही सही हिम्मत भी टूट गई। तुम अगर हमें निराश नहीं करोगे तो हम हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अब हम जैसा जैसा कहते हैं तुम ठीक वैसा वैसा करो, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। जी जी, अब तो आप ही का सहारा है। पता नहीं है बिना बताए कहाँ चली गई। मुझे तो डर है कि वो अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। पर आप लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? अरे हमने कहाँ जाने दिया? वो तो मैं हेम के लिए खाना लेने गई थी, और पता नहीं कब वो हम सबसे नजरें चुराती हुई यहाँ से निकल गई। काकी, साफ बताइए, बॉडी कहाँ गई? बेटा, यही तो नहीं पता कि हेम घर छोड़ के कहाँ चली गई है।
बॉडी और परी का दिमाग आखिर रहता कहाँ है? समझ में नहीं आता। कहाँ ढूंढूं अब बॉडी को? मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। और तुम्हें परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है जोगिन, मैं ठीक हूँ। मगर क्यों परेशान ना हूं? आखिर तुम अचानक चली कहाँ गई थी? मैं कहाँ गई थी ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बस यही समझ लो कि कुछ सवालों के जवाब ढूंढने गई थी। तो क्या मिले जवाब? नहीं, जवाब तो नहीं मिले, मगर 2 सवाल और लेकर आई हूँ। क्या तुम? हाँ, मैं बारिन से मिलने गई थी। मगर क्यों बॉडी? तुम अच्छे से जानती हो रमेश और बारिन पर भरोसा करना अपने हाथ से पेट पर लगे जख्मों पर मरहम लगाने के बराबर है। फिर भी तुमने ऐसे किया। तुमने अच्छा नहीं किया बॉडी। मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, ये मैं हर किसी को बताती नहीं फिरूंगी, समझे तुम? मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। रमेश से प्रेम करना मेरा डिसीजन था और आज मुझे उसकी सजा भी मिल गई। बॉडी, मैंने इसलिए पूछा था, मुझे तुम्हारी फिक्र है जैसे तुम मेरी फिक्र करती हो। मुझे किसी की फिक्र नहीं है, और अगर किसी की फिक्र होती तो आज रमेश जिंदा होता। मैंने रमेश को मार दिया मैंने रमेश को। ऐसा प्रेम कहाँ होता है जोगी, जहां एक दूसरे से मिल ही ना सके। मैंने रमेश को मार दिया, जान ले ली मैंने उसकी। बॉडी, तुम अपने आप को इन सबका जिम्मेदार क्यों समझती हो? और वैसे भी रमेश ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है और ऊपर वाला न्याय करता है। उसको उस चीज की सजा मिली जिसके वो काबिल था। नहीं जोगी, किसी से इतनी नफरत भी मत करो कि एक दिन अपने आप से नफरत हो जाए। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि रमेश इस दुनिया में नहीं रहा। रमेश जिंदा है जोगी। रमेश मेरे हर एक ख्याल में है, मेरे हर एक सवाल में, मेरी यादों में है। मैं रमेश को मरने नहीं दूंगी। नहीं जोगी, मैं रमेश को मरने नहीं दूंगी। बॉडी, तुम्हारे अंदर भरे जहर का अंदाजा है हमें देवी, मगर शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि सांप से ज्यादा जहर उसके सपोले में होता है, जो अगर किसी को छू भी लेना तो इंसान का बच पाना मुश्किल है। अब तक तो हमने तुम्हें यह सोचकर हाथ नहीं लगाया था कि शायद तुम्हें बाबुल की बात समझ आ जाए, और तुम। मैं क्या करूं अंकुश? जिस आंधी को मैं कब से रोकने की कोशिश कर रहा था वो तूफान बनकर मेरे सामने आया है। मेरी एक बात मानोगे? बारिन बातें छुपाने से और उस पर पर्दा डालने से बातें बिगड़ जाती हैं। मेरी मानो और एक बार कोशिश करके हेमदी को समझा दो। लेकिन कैसे अंकुश? हेम जी मेरे किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगी। तुम्हें कोशिश करनी ही पड़ेगी बारिन, क्योंकि आज सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, रोमेश के चरित्र का भी है। जिस इंसान ने हेमदी के अलावा किसी से भी प्यार नहीं किया, आज उस इंसान पे लोग उंगलियां उठाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि तुम चाहोगे कि हेमदी तुम्हारे दोस्त को गलत समझे। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। मैं आज तुम्हारा साथ नहीं निभा पाया। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे बताऊं हेम जी को कि जिस उम्मीद के सहारे वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हैं, वो कब की छीन चुकी है। अभी देर नहीं हुई है मेरे दोस्त। तुम सबको बता दो कि तुम्हारे दोस्त के साथ क्या घटा था। लेकिन अंकुश, मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम ही कहते हो ना हमेशा बारिन कि सच कितना भी भयानक क्यों ना हो, वो एक्सेप्ट हो सकता है। क्या बात?
आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? दबा दूं? नहीं कमला, मैं ठीक हूँ। तो बात क्या है महेश बाबू? ऐसा प्रेम कहाँ। हाँ, मैं कहता था अंकुश, जरूर कहता था, लेकिन यहां मामला विश्वास और प्रेम का है। हेम जी का विश्वास अपने प्रेम पर से डगमगा गया है। यहां मेरी कोई एक भी नहीं सुनेगा। तो क्या तुम? हाँ, इस वक्त मैं चाहे जितनी दलीलें दूं, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। तो क्या तुम हेमदी तक रोमेश का सच नहीं पहुंचाओगे? जितनी तुम देर करोगे, हेमदी उस गलतफहमी को सच मानती रहेगी और कभी रोमेश बाबू का सच उसके सामने नहीं आ पाएगा। मैं क्या करूं अंकुश, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पागल होता जा रहा हूं, क्या करूं? एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाओ। कल सुबह जाके सबको सच बता दो। रोमेश किस तकलीफ से गुजर रहा था, ये बता दो सबको। क्या पता कल की सुबह कुछ नए ख्यालों को जन्म दे दे। हाँ अंकुश, शायद तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन आजकल आप हाथ की सफाई भी करने लगे। कुछ दिन पहले आपके क्लिनिक में एक संदिग्ध अपराधी आया था, जिसकी खबर आपने पुलिस को देना भी जरूरी नहीं समझा। मगर आपको नहीं लगता कि आपने ये बात पुलिस से छुपाकर इस समाज को एक और गुंडा दे दिया है? और उसके मंसूबे क्या हैं, हम तो ये भी नहीं जानते। क्या बात है महेश बाबू, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बात है, आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? दबा दूं? नहीं कमला, मैं ठीक हूं। तो बात क्या है महेश बाबू? कहते हैं अगर कोई बात आपके मन को परेशान कर रही है तो उसे बता देना चाहिए। कमला, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ दिन पहले एक बूढ़े बाबा मेरे क्लिनिक में एडमिट हुए थे? हाँ, तो उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ कमला, जानती हो उन्हें कल पुलिस ढूंढते हुए क्लिनिक आई थी और मुझसे भी एक गलती हुई है। पुलिस? वो भी क्लिनिक में? और किस गलती के बारे में बात कर रहे हैं आप? जानती हो कमला, वो बूढ़े बाबा दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। शायद इसीलिए मैंने उनकी कंप्लेंट पुलिस में नहीं की। लेकिन अब मुझे एक बात समझ में आ गई है कि आजकल किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं आप? साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? रिलैक्स कमला, कोई ऐसी बात नहीं है, इतना मत घबराओ। बस हुआ ये कि कल पुलिस उन्हें ढूंढती हुई आई और सबसे अजीब बात यह कि वो उन्हें रंगराज समझ रहे थे। रंगराज? वो बूढ़े बाबा कहाँ हैं? कहीं उन्हें पुलिस तो नहीं ले गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस उन्हें रंगराज कैसे समझ सकती है। तो वो बूढ़े बाबा कौन है? खुद नहीं जानता कमला कि वो कौन है, क्योंकि कुछ दिन पहले वो अचानक हमारे क्लिनिक से गायब हो गए। मगर मुझे चिंता इस बात की है कि कहीं मैंने उनके बारे में पुलिस को ना बताकर कोई गलती तो नहीं कर दी। अब इस बात से परेशान होने से अच्छा है आप आगे जाकर पुलिस की मदद कीजिए। शायद तुम सही कह रही हो। चलिए, आप अब तैयार हो जाइए। आपको क्लिनिक नहीं जाना? नहीं कमला, मैंने सोचा कि आज मैं क्लिनिक नहीं जाऊंगा। आज का सारा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। एक काम करते हैं, चलो कहीं बाहर चलते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, क्या कहती हो?
मैं सोच रही थी कि मैं आज हेम जी के घर जाकर उनसे मिल लूं, मगर कोई बात नहीं, आप घर पर हैं तो मैं भी यही रुक जाती हूँ। नहीं कमला, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हें हेम जी के पास जरूर जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। प्लीज एक काम करते हैं, पहले हम कहीं बाहर चलते हैं और उसके बाद मैं वापस आते हुए तुम्हें हेम जी के घर छोड़ दूंगा। ठीक है। चलो। क्या बात है महेश बाबू, हम क्या आपके ख्वाब में घूमने जाने वाले हैं? मतलब? बाहर जाने के लिए आपको फ्रेश तो होना पड़ेगा कि नहीं? मुझे तैयार होने में कितनी देर लगती है यहाँ? जाओ, पहले तुम तैयार हो जाओ। मैं सुबह से नहाकर रेडी हूँ, तैयार होने की जरूरत आपको है, मुझे। ये रंगराज कुछ समय के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट अभिषेक भट्टाचार्य के साथ भी देखा गया था और उसके कुछ दिन के बाद ही वो दोनों पति पत्नी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ऐसा प्रेम कहाँ। ये रंगराज कुछ समय के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट अभिषेक भट्टाचार्य के साथ भी देखा गया था और उसके कुछ दिन के बाद ही वो दोनों पति पत्नी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जी साहब, ये बात तो है। और वो क्या थी इनकी बेटी? मौमिता भट्टाचार्य। उसकी तो एसिड गिरने से मौत हो गई ना, और उसके बाद उसका भाई अंकुश भट्टाचार्य भी गायब हो जाता है। ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब, ये केस बहुत पुराना है, बहुत छपा है इस केस के बारे में अखबार में, लेकिन लोगों का कहना है कि उनके परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई थी। आपसे पहले भी जो इंस्पेक्टर साहब आए थे यहाँ छानबीन करने के लिए इस केस के बारे में, उन्होंने बहुत पता किया, लेकिन उनके हाथ भी कुछ भी नहीं लगा। हाथ कुछ लगता भी कैसे बहादुर, सारे सबूत तो मिटा दिए गए थे। खैर, वो कहते हैं ना कि जब चोर चोरी करता है तो अपने पीछे कुछ ना कुछ सुराग तो जरूर छोड़ता है। मौमिता के भाई का हुलिया पता करो, उसकी कोई तस्वीर लेकर आओ, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। कोई फायदा नहीं साहब, उसकी कोई तस्वीर कहीं भी नहीं मिलती। कहते हैं वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। दुनिया मरने का भी सबूत मांगती है, और इस फाइल में तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि अंकुश भट्टाचार्य अब इस दुनिया में नहीं है। मगर सर, उसके होने का भी तो कोई दावा नहीं करता है साहब। अगर वो होता तो अपने बहन और अपने परिवार की मौत पर वहां तक आता नहीं। लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत मजबूत कड़ी है जो मुझे रंगराज तक लेके जाएगी, इसलिए मुझे हर हालत में इस कड़ी को ढूंढना ही है। मुझे लगता है ये बेकार की कोशिश है, क्योंकि अगर हमें रंगराज तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें देवी तक पहुंचना होगा, क्योंकि किसी को पता हो ना हो, देवी को जरूर पता होगा कि रंगराज जेल से भागने के बाद कहां जा सकता है। रमेश से प्रेम करने का प्रायश्चित करना है मुझे। मेरी वजह से सबके मन को ठेस पहुंची है। मुझे उन सब से माफी मांगनी है, और सबसे पहले सुशीला से माफी मांगनी है। उस बेचारी की तो कोई गलती ही नहीं थी। वो तो रमेश की पत्नी होते हुए भी अपना हक ही नहीं मांग पाई। पता नहीं कहां कहां भटक रही होगी वो। मुझे कैसे भी करके उसे खोजना है और उससे माफी मांगनी है जोगी।